दक्ष को इस तरह तैयार देखकर उसकी माँ घबरा गई। वह सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर को और तनु को छोड़कर उस लड़की के पास जा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कहती, दक्ष ने झुककर उनके पाँव छुए और बोला, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शिमला जा रहा हूँ। कितने दिन लगेंगे मुझे पता नहीं। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और निकल गया। तनु और उसकी सास दोनों भौचक्के से देखती रह गईं और मन ही मन सोचने लगे, क्या दक्ष ने सही कहा है? डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर, लेकिन मैं पूछने आया था कि डिनर आप कमरे में ही करेंगे या डाइनिंग रूम में आएंगे। वेटर की आवाज़ सुनकर दक्ष बुरी तरह चौंक गया। एक पल उसे अपने आप को संयत करने में लगा, क्योंकि वह अपने अतीत में इतना खोया हुआ था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब दिन दिन ढल गया और रात हो गई। वेटर ने दोबारा पूछा, आपने बताया नहीं सर, क्या मैं आपका डिनर कमरे में ही ला दूँ? हाँ, आप यहीं कमरे में ला दीजिए, दक्ष ने उस वेटर से कहा और एक गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा। ना जाने कब से मैं अपने अतीत में खोया हुआ था और फिर मैंने आने के बाद माँ को कॉल भी नहीं किया है। सुबह उनसे बात कर लूँगा। अभी दक्ष ये सोच ही रहा था कि तभी बगल वाले कमरे से पति पत्नी के झगड़ने की आवाज़ आने लगी। ना जाने उसके बगल वाले कमरे में कैसा जोड़ा आकर ठहरा था। जब से वह लोग आए थे, आपस में झगड़ ही रहे थे। आज उन दोनों के बीच झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। वेटर ने खाना लेकर जब अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोला तो बाहर की आवाज़ और स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। मेरी तो किस्मत फूट गई तुम जैसे इंसान से शादी करके। अपने काम और बिजनेस के अलावा तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। ये महिला की आवाज़ आई। मैडम, शायद आप भूल रही हैं कि आपने मेरे इसी पैसे और रुतबे को देखकर मुझसे शादी की है। अगर मैं अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दूंगा तो आपकी लाखों की फरमाइश कैसे पूरी करूँगा? उस महिला के पति ने चिढ़कर रूखी आवाज़ में कहा। अगर तुम्हें यह सब चीज़ों से चिढ़ थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इतना कहकर महिला के रोने की आवाज़ आने लगी। दक्ष उनकी बातों को अनसुना करते हुए खाना खाने बैठ गया। उसने खाना खाया और लाइट ऑफ करके बिस्तर पर सोने चला गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि इन सब मामले में वह बहुत भाग्यशाली है। उसकी पत्नी उसके अतीत के बारे में सब जानती है। शादी के बाद से अब तक उसने उसे कोई सुख नहीं दिया है, लेकिन वह तो शिकायत नहीं करती। सचमुच मैंने माँ की बात रखने के लिए तन्नू के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अपने दिल का भी क्या करूँ? जब भी उसके नज़दीक जाना चाहता हूँ, दीपा मेरे करीब आ जाती है। साथ वाले कमरे में पति पत्नी की लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। एक बार तो दक्ष के मन में आया कि वह जाकर उन लोगों से कहे कि यह एक होटल है, आपका घर नहीं, दूसरों की सुविधाओं का भी ख्याल कीजिए। लेकिन अगले ही पल अपने मियाँ बीवी का मसला जानकर यह विचार बदल दिया और अपने कानों पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह हो चुकी थी। दक्ष चाय लेकर अपने कमरे की बालकनी में बैठा उस खुशनुमा सुबह का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बगल वाली बालकनी पर गई। वे उन दोनों झगड़ने वाले पति पत्नी का ही कमरे की बालकनी थी। दक्ष ने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। शायद वह भी सुबह का आनंद ले रही थी। पीछे से उसे देखकर दक्ष ने अनुमान लगाया कि यह लड़की बहुत खूबसूरत होगी। लंबा कद, कमर तक लहराते बाल, गोरा रंग। शायद ये लोग भी अपने हनीमून पर ही आए होंगे, लेकिन हनीमून पर पति के काम करने की वजह से ही इन दोनों के बीच झगड़े हो रहे होंगे। रात की घटना याद करके दक्ष के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। काफ़ी देर तक वह लड़की उसकी ओर पीठ किए खड़ी रही। शायद वह भी चाय या कॉफ़ी कुछ पी रही थी। न जाने क्यों दक्ष एक नज़र उसे देखना चाहता था कि वह है कैसी। तभी अचानक से वह लड़की पलटी। उसे देखते ही दक्ष के हाथों से चाय का प्याला छूटकर नीचे गिर गया। दीपा, दक्ष के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। अपना नाम सुनकर उस लड़की ने भी उसकी ओर पलट कर देखा और वह भी उसे देखती रह गई। दक्ष, तुम यहाँ? उसने आश्चर्य के साथ कहा। हाँ, मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में आया हूँ। लेकिन ये क्या, मैं जब से इस कमरे में आया हूँ तब से, कहकर दक्ष ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उसने देखा बालकनी में एक पुरुष भी आकर खड़ा हो गया था। शायद वो दीपा का पति था। सुनो, आज मेरे एक क्लाइंट बाहर से आने वाले हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग है। शायद मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। उसकी बात सुनकर दीपा ने कहा, इंतज़ार के सिवा मैं कर भी क्या रही हूँ? जब से यहाँ आई हूँ, कमरे में बैठी तुम्हारा इंतज़ार ही तो करती हूँ। क्यों? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था
कि मैं अपने बिजनेस टूर पर जा रहा हूँ। तुम ही ने साथ आने की जिद की थी, और फिर क्या तुम एक छोटी बच्ची हो? आसपास की जगह खुद नहीं घूम सकती हो क्या? दीपा के पति ने गुस्से से कहा और चला गया। उसके जाने के बाद दीपा ने दक्ष की ओर देखा और उसे नज़रें मिलते ही वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसे इस तरह नज़र झुकाते हुए देखकर दक्ष ने कहा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पति पत्नी के बीच इस तरह के झगड़े तो होते ही हैं। मैं अभी यही कहने जा रहा था। मैं जब से आया हूँ तब से तुम दोनों की लड़ाइयाँ ही सुन रहा हूँ। दक्ष की बात सुनकर दीपा ने कहा, क्या करूँ, हम पत्नियों के नसीब में सिर्फ इंतज़ार ही लिखा रहता है। जब से शादी हुई है आज तक हमने कभी भी सुकून के 2 पल साथ नहीं बिताए हैं। दक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह खामोश देखकर दीपा ने उसे कुरेदते हुए पूछा, तुमने शादी की? उसकी बात सुनकर दक्ष पल भर के लिए उसकी ओर देखता रहा, फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें मन ही मन अपनी पत्नी मान लिया था दीपा। मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, लेकिन माँ की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। दक्ष की बात सुनकर दीपा के कलेजे पर एक चोट सी लगी। वह तो दक्ष को अपने प्यार में दीवाना बना देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, उसकी आंखों में उसे खुद के लिए अभी भी एक चाहत नजर आ रही थी। तुम्हारी पत्नी कैसी है दक्ष, और तुम खुश तो हो ना? दीपा ने उसके पास वाली बालकनी के करीब आते हुए पूछा। दक्ष ने उसे देखा और एक उदासी के साथ कहा, मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मन ही मन तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका था। मैंने अभी तक उसे पत्नी का हक नहीं दिया है, लेकिन मैं इस बात की दाद देता हूँ कि वह इतनी नेक लड़की है। मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसने आज तक एक शब्द नहीं कहा, और पूरे घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाते हुए मेरी माँ का और मेरा पूरा ख्याल रखती है। दक्ष की बात सुनकर दीपा मन ही मन जल भुन गई। उसे तनु की तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे यह जानकर बहुत तसल्ली हुई कि दक्ष आज भी उसे बहुत प्यार करता है, और उसके प्यार की खातिर उसने अपनी पत्नी को उसका हक अभी तक नहीं दिया है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके होठों पर एक शैतानी हंसी खेल गई। दीपा को यह जानकर बहुत तकलीफ़ होती है कि दक्ष ने शादी कर ली है और उसकी पत्नी बहुत नेक है, लेकिन अगले ही पल जब उसे यह बात मालूम होती है कि दक्ष ने उसे अभी तक अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया है, तो मन ही मन बहुत खुश होती है। उसके होठों पर एक शैतानी हंसी खिल जाती है। अब आगे पढ़ें। और तुम सुनाओ दीपा, तुम्हारी अपने पति के साथ अच्छी चल रही है ना? दक्ष की बात सुनकर दीपा ने अपने चेहरे पर उदासी का आवरण ओढ़ते हुए कहा, तुम तो अपनी आंखों से ही सब कुछ देख रहे हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मम्मी पापा के दबाव में आकर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाई दक्ष। मेरे और मेरे पति के बीच तुम्हारा प्यार एक दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया वालों की नज़रों में मैं उनकी पत्नी हूँ, अपनी पत्नी होने का फ़र्ज़ भी अदा करती हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारा है। दीपा के मुँह से ये बात सुनकर दक्ष का दिल तड़प उठा। वह सोच रहा था, काश दीपा ने किसी दबाव में आकर यह शादी नहीं की होती, तो आज हम दोनों पति पत्नी होते। दक्ष को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर दीपा ने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ दक्ष, किस सोच में डूब गए? अब जो होना था वह तो हो चुका। मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो ही चुकी है, मगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करो। काश तुमने दबाव में आकर ये शादी नहीं की होती, तो आज हालात कुछ और होते। इस तरह दो दो जिंदगियां बर्बाद नहीं होती दीपा। दक्ष ने भीगे स्वर में दीपा की ओर एक प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मैं एक लड़की हूँ दक्ष, और कोई भी लड़की अपने माता पिता के दबाव के आगे जल्दी सर नहीं उठा पाती है। खैर, अब जो होना था वह तो हो गया, लेकिन अभी भी हम एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। दीपा ने दक्ष की भावनाओं पर एक और चोट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दक्ष भी भावनाओं में बह गया और उसने भावुक होते हुए कहा, तुम मेरे लिए कल भी मेरा प्यार थी और आगे भी रहोगी। अब तुम अपनी ओर से चाहे इस दोस्ती का नाम दो या कुछ और। दीपा उसे इस तरह कमज़ोर होता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसे भी इस बात का एहसास था कि दक्ष सचमुच उसे दिलो जान से प्यार करता था और करता है। प्यार के नाम पर धोखा तो उसी ने दिया था, अब वह अपने धोखे को मजबूरी का नाम दे रही थी। दक्ष के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए दीपा ने कहा, तुम तो देख ही रहे हो दक्ष कि मेरे पति के लिए उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ समाज में नाम के लिए मैं उनकी पत्नी हूँ।
मेरी सारी खुशियाँ, सारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जी रही हूँ। ऐसा मत करो दीपा, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे कारण एक भोली-भाली लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई। मैंने तनु से शादी करके उसे कोई सुख नहीं दिया। कास्ट जाति के नाम पर समाज वालों ने हमें जुदा नहीं किया होता तो आज हम भी एक खुशहाल दंपति होते। लेकिन कोई बात नहीं, आगे से हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। तुम्हें जब भी मेरी कोई ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना, दक्ष ने दीपा को आश्वस्त करते हुए कहा। तो चलो दक्ष, इसी बात पर आज हम दोनों साथ घूमने चलते हैं। तुमने तो अपने कानों से सुना है कि मेरे पति अपनी मीटिंग में व्यस्त रहेंगे। उनके आने का भी कोई वक्त निश्चित नहीं है, दीपा ने दक्ष के चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए कहा। दक्ष को तो मुँह-मांगी मुराद मिल गई। खुशी के मारे उसका दिल झूम उठा। उसने तत्काल मुस्कुराते हुए दीपा से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम शिमला की हसीन वादियों में एक साथ घूमेंगे। उसकी बात सुनकर दीपा झट से तैयार होने चली गई और दक्ष भी अपने कमरे में आकर तैयार होने लगा। जब वह दीपा के साथ कॉलेज में पढ़ता था तो उसने एक हसीन ख्वाब बुन रखा था कि दीपा के साथ शादी के बाद वह हनीमून के लिए शिमला ही जाएगा और वहाँ उसके साथ वहाँ की हसीन वादियों में अपने प्यार के लम्हे खुलकर जिएगा। चलो कोई बात नहीं, तकदीर ने एक बार उसे फिर से उसके साथ इन हसीन वादियों में वक्त गुजारने का मौका दिया है। यह मौका मैं कतई अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आईने में खुद को देखते हुए दक्ष मन ही मन ये सोच रहा था। दीपा से मिलने की खुशी में वह इस बात को भूल गया था कि उसे यहाँ आए हुए हफ्ता भर से ज़्यादा हो चुका है और इस बीच उसने एक बार भी अपने घर फ़ोन करके बात नहीं की है। थोड़ी देर में दीपा भी तैयार होकर आ चुकी थी। कॉफ़ी कलर की प्लेन शिफॉन की साड़ी में उसका गोरा रंग मानो और चमक उठा था। शिफॉन की झीनी साड़ी उसके शरीर के एक एक उतार चढ़ाव को दर्शा रही थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक के बीच मोतियों की तरह चमकते हुए दांत किसी को भी दीवाना बना देने के लिए काफ़ी थे। पल भर के लिए दक्ष उसकी गहरी आंखों में खोसा गया। ऐसे क्या देख रहे हो दक्ष? दीपा की बात सुनकर दक्ष चौंक गया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, सोच रहा हूँ कितना बदनसीब हूँ मैं, तुम्हें पाकर भी खो दिया। उसकी बात सुनकर दीपा इटलाती हुई बोली, और मेरी बदनसीबी भी देखो दक्ष कि जिसने मुझे पाया उसे मेरी कदर ही नहीं। दीपा के मुंह से यह बात सुनकर दक्ष को बहुत दुख हुआ। उसका बस चलता तो वह सारी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख देता, लेकिन वक्त और हालात ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। दोनों घूमने निकल पड़े। दीपा ने जब से दक्ष के मुंह से तनु की तारीफ सुनी थी उसके मन में एक फांस सी गड़ गई थी। उसे यह बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि दक्ष जो उसके प्यार में पागल था वह किसी दूसरी लड़की की तारीफ करे। वह एक बार फिर से दक्ष को अपना दीवाना बनाकर उसे तड़पाना चाहती थी। दक्ष और दीपा ने घूमने का लुत्फ उठाते हुए बाहरी खाना भी खाया। दक्ष से बातें करते करते उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपने करीब कर लिया। दीपा को अपने इतने करीब पाकर दक्ष के पूरे शरीर में एक सिहरन सी होने लगी। दीपा बेशक उसका पहला प्यार था, लेकिन दक्ष को इस बात का पूरा एहसास था कि उसकी शादी हो चुकी है और अब वह किसी और की अमानत है। आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए थे। दीपा, अब हमें वापस होटल लौट जाना चाहिए, मौसम खराब हो रहा है, दक्ष ने दीपा को अपने से अलग करते हुए कहा। दक्ष ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं दक्ष, मैं इस बारिश में भीगना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ इस सुहाने मौसम का आनंद लेना चाहती हूँ। इतना कहते हुए दीपा ने गिरने की एक शानदार एक्टिंग की और दक्ष की बाहों में झूल गई। दीपा के शरीर का स्पर्श पाते ही मानो दक्ष के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। इससे पहले कि वह उसे अपने से अलग कर पाता, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। दक्ष भी इधर उधर देखते हुए कहीं छुपने की जगह देखने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक छोटी सी गुमटी सी दिखाई दी। उसने दीपा का हाथ पकड़ा और तेजी से उसे लेकर गुमटी की ओर बढ़ गया। दीपा दक्ष की बदहवासी का पूरा आनंद ले रही थी। जब तक वे दोनों उस गुमटी के पास पहुँचे तब तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और वे दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। दीपा की साड़ी भीगकर उसके शरीर से चिपकी हुई थी। दक्ष अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त वह दीपा के हुस्न की आग में जलने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बारिश के बहाने दीपा दक्ष से बिल्कुल सटकर खड़ी थी, इतना कि उसके शरीर की गर्मी दक्ष को महसूस हो रही थी। दीपा ने दक्ष का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब हो गई।
हालात कुछ ऐसे थे कि अगर दक्ष इस वक्त बाहर नहीं होता और किसी सुनसान जगह होता तो शायद अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। वह अंदर ही अंदर आग में जला जा रहा था। जब उसे अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो उसने दीपा की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। दीपा तो मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। वह भी एक बेल की तरह उसके सीने से लिपट गई। इससे पहले कि दक्ष इस आग में और जलता, अचानक उसकी आंखों के आगे तन्नू का मासूम चेहरा घूम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह आंसुओं के साथ उसे देखते हुए बोल रही हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो दक्ष। अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई कि तुझे शादी नहीं करनी थी तो ना करता, किसी भोली वाली लड़की की ज़िंदगी तूने क्यों बर्बाद की। जैसे ही दक्ष की अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा, वह एक झटके के साथ दीपा से अपना हाथ छुड़ाकर अलग हो गया। उसे इस तरह अपना हाथ झटक कर दूर खड़ा होता हुआ देखकर दीपा के तन बदन में मानो आग सी लग गई। यह तो सरासर अपमान था उसके सौंदर्य का, उसके इस दिलकश नसीले शरीर का। क्रोध के मारे उसका चेहरा तमतमा आया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान लाते हुए दक्ष का हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए कहा, तुम अचानक से मुझसे दूर क्यों हो गए दक्ष। मेरा तन और मन दोनों ही आज भी तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा है। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है दीपा। यह सरासर गलत है। तुम किसी और की पत्नी हो और यह सब गलत है। मैं तुम्हें मन ही मन सारी ज़िंदगी प्यार करता रहूँगा, तुम्हारी पूजा करूँगा, लेकिन तुम्हारे शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। दक्ष ने बड़ी मुश्किल से दीपा के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दीपा मन ही मन गुस्से से भर गई। यह तो अपमान था, सरासर उसके हुस्न का अपमान था। उसने एक बार गहरी सांस ली और फिर दक्ष के करीब जाकर बेहद आत्मीय स्वर में बोली, लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें आज भी अपना सर्वस्व मानती हूँ। और फिर तुमने भी तो मेरे लिए ही ना अपनी पत्नी को आज तक उसका अधिकार नहीं दिया है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है। मेरा प्यार पवित्र है दीपा। मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार अगर तनु को नहीं दिया है तो मुझे इस बात का भी कोई हक नहीं बनता है कि मैं तुम्हारे पति के हक का अपमान करूं। ये प्यार नहीं बल्कि पाप कहलाएगा। दक्ष की बात सुनकर दीपा गुस्से से बल खाकर रह गई, लेकिन उसने अपनी मन की बात अपने चेहरे पर नहीं जाहिर होने दी। मुझे तुम पर नाज है दक्ष कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता। सचमुच तनु बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसा पति मिला। दीपा ने एक ठंडी सांस भरते हुए दक्ष से कहा, लेकिन मैं तो ना एक अच्छा बेटा साबित हुआ, ना एक अच्छा पति और ना ही एक अच्छा प्रेमी साबित हुआ। मैंने अपने प्यार के लिए सबका दिल दुखाया है। इतना कहते कहते दक्ष की आंखें भर आईं और उसे तनु का उदास चेहरा याद आ गया। बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी। वे दोनों बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई थी। दक्ष एक ओर जहाँ अपना मूल्यांकन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर दीपा मन ही मन गुस्से से किसी नागिन की तरह बल खा रही थी। उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि दक्ष उसके सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच उससे प्यार करे। ऐसा नहीं था कि दीपा को अपनी पति से प्यार नहीं मिल रहा था, लेकिन वह तो प्यार के नाम पर सामने वाले को अपने कदमों पर झुका हुआ देखना चाहती थी। उसका पति उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे इस बात का भी पूरा एहसास था कि दीपा उससे ज़्यादा उसके पैसों से प्यार करती है। और वैसे भी वह अपने बिजनेस और फ्यूचर को लेकर बहुत सचेत रहता था, इसलिए दीपा की फालतू बातों और अदाओं के जाल में नहीं फंसा। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि दीपा को उसकी नहीं बल्कि उसके पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वह बिना कहे ही नोटों की गड्डियाँ दे दिया करता था। यही कारण था कि दीपा को धन दौलत तो खूब मिला था, लेकिन वह अपनी उंगलियों पर नचाने वाला पति नहीं पा सकी थी। आज बरसों के बाद दक्ष को अपने सामने पाकर एक बार फिर से अपने हुस्न का जलवा दिखाकर वो दक्ष को तड़पाना चाहती थी। वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी और उसकी पत्नी को इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि भले ही समाज की नज़रों में मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन उसके दिलो दिमाग और जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। फ़िलहाल तो वह दक्ष के इस बर्ताव से बहुत चिढ़ गई थी। उसे इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन कहा, आज तो पहला दिन था, देखती हूँ मेरे हुस्न के जाल से कब तक बच पा रहा है।
बारिश थम चुकी थी। मेरा ख्याल है अब हमें वापस होटल लौट जाना चाहिए। दीपा, बारिश बंद हो चुकी है और हम बुरी तरह भीग भी चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, दक्ष ने दीपा की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दीपा ने अपने भीगे बालों को एक जोरदार झटका देते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें वापस होटल चलना चाहिए। दक्ष ने एक टैक्सी रुकवाई और दोनों वापस होटल की ओर लौट गए। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी छाई रही। एक और दक्ष जहाँ तनु के बारे में सोच रहा था, वहीं दीपा के दिलो दिमाग में एक नई साजिश चल रही थी। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक चुप्पी सी छाई रही। दक्ष के द्वारा ठुकराए जाने पर दीपा के अहम को बड़ी ठेस पहुंची थी। वह हर हाल में उसे अपना दीवाना बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर दक्ष भले ही दीपा से बहुत प्यार करता था, वह उसका पहला प्यार थी, लेकिन वह इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानता था कि अब वह एक शादीशुदा इंसान है और एक पत्नी का पति भी है। होटल आ चुका था और वे दोनों उतरकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। दक्ष ने अपने कपड़े बदले और बिना देर किए घर पर अपनी माँ को फ़ोन लगाया। हेलो, कौन? दक्ष बेटा, इतने दिन हो गए, घर से जाने के बाद तुमने तो हम सबको भुला ही दिया है। क्या माँ की बात से इतने नाराज़ हो गए बेटा? दूसरी ओर से अपनी माँ की बात सुनकर दक्ष का मन पिघलने लगा। सचमुच उसने कितनी जाती की, घर वाले कितने परेशान होंगे। उसने एक बार भी किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। यह सोच सोच कर उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था माँ, यही कारण है कि मैं आप लोगों को कॉल नहीं कर सका। आप कैसी हैं? और तनु तो ठीक है ना? वह कैसे ठीक हो सकती है बेटा? जिसका पति उसे अपनी पत्नी नहीं समझता हो, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, यह तू शायद नहीं समझेगा। मेरा क्या है, मैं तो बस जी रही हूँ। शायद तुम दोनों की खुशहाल गृहस्थी देखना मेरी तकदीर में नहीं है। दक्ष की माँ ने बेहद कल्पित स्वर में कहा। अपनी माँ की बात सुनकर दक्ष को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई। वह सचमुच अपनी खुशी के लिए सारे घर वालों को दुख दे रहा था। तभी दूसरी ओर से उसकी माँ ने कहा, तनु से बात करेगा बेटा, उसे फ़ोन दूँ? लेकिन दक्ष की हिम्मत नहीं हुई कि वह तनु से बात कर सके। उसने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ माँ, फिर बातें करूँगा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। दक्ष ने जैसे ही फ़ोन रखा दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दीपा खड़ी थी। मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे क्या दक्ष? दीपा ने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को मटकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दक्ष दरवाजे की एक ओर हो गया। दीपा धम से आकर उसका बिस्तर पर बैठ गई और पूरे कमरे का जायजा लेने लगी। उसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर दक्ष असहज महसूस करने लगा। उसने दीपा से कहा, तुम्हारा इस तरह मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे पति मिस्टर आनंद आ गए तो वह देखकर क्या सोचेंगे? उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो, और वैसे भी आनंद को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह मुझसे पूछताछ कर सके। मैं तो बस नाम की पत्नी हूँ, दीपा ने रोनी सूरत बनाकर ठंडे स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर दस के दिल को ठेस पहुँची, लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने कहा कि तुम्हें दीपा के दर्द का एहसास है। लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे इस व्यवहार से तनु पर क्या गुजरती होगी? उसे इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर दीपा ने कहा, क्या हुआ दक्ष, किस सोच में गुम हो? क्या तुम्हारे कमरे में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इतना कहते हुए उसने अपनी गोरी गोरी बाहें दक्ष के गले में डाल दीं। विदेशी खुशबूदार परफ्यूम से उसका पूरा बदन सुगंधित हो रहा था। मैरून कलर के गाउन में किसी मेनका से कम नहीं लग रही थी, और शायद दीपा भी मन ही मन यह ठान कर आई थी कि आज विश्वामित्र बने हुए दक्ष की तपस्या भंग करके ही रहेगी। उसे अपने इतना करीब पाकर दक्ष के भी तन बदन में एक आग सी लग रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि दीपा किसी और की पत्नी है और यह गलत है। अपने गले से दीपा की बाहों के हार को अलग करता हुआ दक्ष मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा इस तरह मेरे साथ इतना खुलकर व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। तुम भी एक शादीशुदा हो, यह तुम्हारे पति के साथ विश्वासघात होगा। तुम भी कैसी बातें करते हो? क्या मैं नहीं जानती कि आनंद देश विदेश के चक्कर लगाता है? तो क्या उससे किसी और औरत से संबंध नहीं बनते होंगे? ये बात सब बेकार बातें हैं। इतना कहकर उसने दक्ष की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा कस दिया था। दक्ष अभी भी असमंजस में था। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि मैं जिसे प्यार करता था
वो ये दीपा नहीं है। मेरी दीपा तो शादी से पहले भी मुझसे एक दूरी बनाकर रखती थी। चरित्र और मर्यादा शब्द का उसे भली भांति ज्ञान था, लेकिन अब इसे क्या हो गया है? अगर यही हरकत उसकी पत्नी तनु करे तो क्या वह बर्दाश्त कर पाएगा? दूसरी ओर उसके दिमाग में चल रहे विचारों से बेखबर दीपा ने तो ठान ली थी कि आज वह उसे अपना बनाकर ही रहेगी। दीपा को यह बात मालूम थी कि आनंद आधी रात से पहले नहीं लौटेगा, या फिर यह भी हो सकता है कि मीटिंग के बाद हुई पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वह वहीं रुक जाए। वह इस बात के लिए पूरी तरह निश्चिंत थी, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता था कि आनंद बाहर ही रुक जाया करता था। ऐसा नहीं था कि दीपा को आनंद की ओर से मिले प्यार में कोई कमी थी, लेकिन यहाँ तो दीपा को अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में अपने चाहने वालों को अपने पैरों पर गिरा हुआ देखना चाहती थी। कल तक जो लड़का उसके प्यार में दीवाना होकर मजनू बना फिरता था, आज वह किसी और का हो जाए, उसकी तारीफ करे, यह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो दक्ष को अपना बनाना उसके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था कि उसने उसके बजाय अपनी पत्नी तनु के गुण की प्रशंसा की। दक्ष को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर उसने दक्ष का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया। इससे पहले कि दक्ष कुछ सोच पाता, उसने अपने ऊपर दीपा के शरीर का वजन महसूस किया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे से टकराते हुए दीपा के लरसते होंठ उसके चेहरे को बेतहाशा चूम रहे थे। दक्ष का दिमाग चेतना शून्य हो गया। दीपा की इस हरकत से दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसने दीपा को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और उसके माथे पर किस करता हुआ बोला, सच कहूँ दीपा, तो मैं भी तुम्हें आज तक भूल नहीं पाया। दक्ष के मुंह से ये बात सुनते ही दीपा का मन मयूर नाच उठा। उसने दक्ष को और कसकर जकड़ लिया। लेकिन दीपा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम दोनों आपस में एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम अपने पति से तलाक ले लो और मैं भी तनु को तलाक दे देता हूँ। उसके बाद हम दोनों सारी ज़िंदगी के लिए एक हो जाएंगे। दक्ष की बात सुनकर दीपा को एक जोरों का झटका लगा। वह एक झटके से उससे अलग हो गई और हैरानी के साथ उसे देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो दक्ष? तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। समाज में मेरी और मेरे परिवार वालों की बहुत बदनामी होगी। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मेरे प्यार की खातिर तुम अपने पति के साथ धोखा करने को तैयार हो, तो उसे तलाक क्यों नहीं दे सकती? दक्ष ने उसे गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बर्फ जैसे सर्द स्वर में कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो दक्ष? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तलाक लेने की कोई वजह भी होनी चाहिए। दीपा के चेहरे से परेशानी झलकने लगी थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दक्ष ऐसा भी मोड़ ले सकता है। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, दक्ष ने उसके चेहरे पर झूल आए बालों को हाथों से समेटते हुए कहा, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? और रहा सवाल लोगों का, तो उनके लिए कुछ कहने ना कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीपा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसने दक्ष को अपने से दूर किया और बोली, ज़रा समझदारी से काम लो दक्ष। हमें अपने प्यार को निभाने के लिए तलाक लेने की क्या ज़रूरत है? हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे, किसी को क्या पता चलेगा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज भी तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। यही कारण है कि मैं शादी के इतने लंबे समय बाद भी अपनी पत्नी को उसका हक नहीं दिया। जितनी जल्दी हो सके तुम आनंद से बात कर लो। दक्ष की आवाज़ में जितनी दृढ़ता झलक रही थी, उसे देखकर दीपा अच्छी खासी परेशान हो गई। और इधर दक्ष ने भी ठान लिया था कि आज वह इस बात का फैसला करके रहेगा। मेरा ख्याल है दीपा, हम कल सुबह ही आनंद से इस बारे में बात कर सकते हैं। हम दोनों एक साथ आनंद से अपने दिल की बात करेंगे तो आनंद ज़रूर समझ जाएगा और बिना किसी विवाद के वह आसानी से तुम्हें तलाक दे देगा। दक्ष ने एक बार फिर से दीपा को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन दीपा का मूड बिगड़ चुका था। उसने एक झटके से अपने आप को अलग किया और बोली, तलाक लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहने के साथ ही उसने तेज़ी के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अपने रूम में चली गई। उसके इस व्यवहार से दक्ष को थोड़ी हैरानी ज़रूर हुई, लेकिन उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। उसने एक ठंडी सांस ली और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा।
सुबह हो चुकी थी। वेटर कॉफ़ी लेकर दक्ष के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। कमाल है, इतनी देर हो गई और मेरी आँख ही नहीं खुली। ऐसा कहते हुए दक्ष तेज़ी से बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलकर उसने वेटर के हाथों से ट्रे ले लिया। कॉफ़ी लेकर वह अपने कमरे की बालकनी में चला गया और शिमला की सुबह की खुशनुमा माहौल का आनंद लेने लगा। नहीं चाहते हुए भी उसकी नज़र बगल वाली बालकनी पर चली गई। उसने देखा बालकनी पर एक बेहद खूबसूरत और हैंडसम नौजवान कॉफ़ी पीते हुए टहल रहा है। दक्ष समझ गया कि यही आनंद है, दीपा का पति। टहलते हुए अचानक से आनंद की नज़र दक्ष से टकराई। दक्ष ने उसे देखते ही हाय कहा। आनंद ने भी दक्ष की ओर देखते हुए मुस्कुराकर हाथ हिलाया और इस तरह उन दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हो गई। अभी वे दोनों इधर-उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी दीपा भी बालकनी में आ गई। उसके हाथों में भी काफ़ी मग था। जैसे उसने आनंद को दक्ष के साथ बात करते हुए देखा, उसके होश उड़ गए। आनंद ने जैसे ही दीपा को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, कमाल है दीपा, ये तो तुम्हारे ही शहर के निकले। दक्ष ने जैसे ही दीपा को देखा तो उसने चौंकने की एक शानदार एक्टिंग की और बोला, अरे दीपा, तुम और यहाँ? अच्छा, तो तुम मिस्टर आनंद की पत्नी हो। कमाल है यार, इतने दिनों से मैं बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ हूँ, लेकिन आज तक हमारा आमना-सामना ही नहीं हुआ। दक्ष की बात सुनकर आनंद ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे आसपास कौन है या क्या हो रहा है, इस बात की हमें बिल्कुल खबर नहीं होती है। और दीपा, उसके तो होश उड़े हुए थे। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और दक्ष की ओर देखते हुए कहा, हाय दक्ष, कैसे हो तुम? यहाँ कब आए? अरे मैं तो यहाँ 10-15 दिन से रह रहा हूँ, ऑफिस के काम से आया था। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुमसे मुलाकात हो गई। चलो, आज का दिन तुम्हारे नाम। हम सारे लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। कहिए आनंद जी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? दक्ष ने आनन फानन में दीपा और आनंद के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। दक्ष की बात सुनकर आनंद ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है और मेरी मीटिंग भी सक्सेसफुल रही, तो फिर तय रहा ब्रेकफास्ट के बाद हम सारे लोग घूमने चलेंगे और दीपा भी खुश हो जाएगी। क्यों दीपा? आपका शुक्रिया आनंद जी, आपने मेरी बात का मान रखा। आज मैं अपने दोस्त के साथ काफ़ी अरसे बाद मिल रहा हूँ। हमें उसके साथ साथ आपसे भी कुछ बातें करनी हैं। दक्ष ने तिरछी नज़रों से दीपा को देखते हुए कहा। दीपा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अपने प्रोग्राम के मुताबिक ब्रेकफास्ट के बाद वे तीनों शिमला से आगे मनाली के लिए निकल पड़े। अब तक दक्ष और आनंद दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। आनंद दक्ष के व्यवहार कुशलता से बहुत प्रभावित था। वहीं दक्ष भी आनंद से मिलकर बहुत खुश था। उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि आनंद एक बहुत अच्छा इंसान है। उसमें अपनी अमीरी का ज़रा सा भी घमंड नहीं है, बल्कि वह दीपा की छोटी से छोटी खुशी का भी बहुत ध्यान रख रहा है। वहीं दूसरी ओर दीपा खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रही है। उसे दक्ष का आनंद के साथ यूँ घुल मिल कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे इस तरह खामोश देखकर आनंद ने कहा, क्या बात है दीपा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तो तुम्हें ढेरों शिकायतें रहती हैं कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता हूँ, लेकिन आज जब हम एक साथ हैं और उस पर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हमारे साथ है, तो भी तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? मेरा मूड ख़राब नहीं है आनंद, बल्कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तुम्हें तो मुझे परेशान करने में और ताने मारने में बहुत मज़ा आता है ना? दीपा ने बुरा सा मुँह बनाकर आनंद को घूरते हुए कहा। कमाल है भाई, अब तुमसे बात करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी जगह कोई दूसरा होता तो तुम्हारे इतने नखरे नहीं उठाता। दीपा की बात सुनकर आनंद का स्वर भी तल्ख हो गया था। आनंद जी, लगता है मेरी दोस्त दीपा आपको दिल से पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आपकी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती हैं। दक्ष ने दीपा की ओर कनखियों से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आनंद ने एक जोरों का ठहाका लगाया और दक्ष के कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी आप दीपा के पुराने दोस्त हैं, इसलिए हो सकता है आपको इसके दिल की बात मालूम हो। अब अगर आप लोगों की बकवास ख़त्म हो गई हो तो अपना मुंह बंद कीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दीपा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आनंद और दक्ष को घूरते हुए गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, भाई लगता है इसके सर में सचमुच दर्द है। मैं देखता हूँ
आसपास कोई दवा की दुकान हो तो मैं सर दर्द की दवा लेकर आता हूँ। तब तक आप लोग कॉफ़ी पीजिए। वो सामने रही कॉफ़ी शॉप। आनंद की बात सुनकर दक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वह दीपा को लेकर सामने वाली कॉफ़ी शॉप में चला गया। क्या बात है दीपा, तुम्हारा मुंह उखड़ा हुआ क्यों है? कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए दक्ष दीपा की ओर देखकर बोला। मेरी बात छोड़ो, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम और आनंद क्या बकवास कर रहे थे और तुम्हें क्या ज़रूरत थी आनंद के साथ इतना घुल मिलकर बातें करने की? दीपा ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। उसका बस चलता तो वो दक्ष का गला घोंट देती। अरे तो इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? और वैसे भी मैंने जानबूझकर आनंद के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई है, क्योंकि मैं उससे अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताने वाला हूँ। दक्ष ने दीपा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की। तुम अपनी बकवास बंद करो दक्ष, मुझे आनंद के साथ कोई तलाक वलाक नहीं लेना है, और वैसे भी तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। दीपा ने गुस्से से लाल होकर बल खाते हुए कहा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीपा? अभी पिछले 2 दिनों से तो तुम मेरे साथ जीने मरने की बातें कर रही थी, मेरे प्यार में पागल थी, तो फिर तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया? तुम अपना मूड ठीक करो, हम अभी ही आनंद से मिलकर सारी सच्चाई बता देंगे। दक्ष ने दीपा के गालों पर झूलते हुए काली काली लटों को अपनी उंगलियों से उसके कानों के पीछे संवारते हुए बड़े प्यार से बोला। एक तो दीपा का गुस्सा वैसे ही साथ में आसमान पर था, उस पर से दक्ष का बार बार तलाक के बारे में बात करना उसके गुस्से में आग में घी का काम कर रहा था। उसने दक्ष के हाथों को एक जोरदार झटका दिया। अचानक से झटका लगने की वजह से पूरी की पूरी कॉफ़ी पलट गई। गर्मा गर्म कॉफ़ी हाथों पर गिरने की वजह से दक्ष के मुंह से एक चीख निकल गई। उसका हाथ जल गया था, लेकिन इस घटना से दीपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। यह देखकर दक्ष को बड़ा अजीब सा लगा। उसे तनु की याद आई कि कैसे वह उसकी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा करती है। तब तक आनंद भी आ चुका था। उसके हाथों में सरदर्द की गोली थी। उसने दीपा की ओर दवा बढ़ाते हुए कहा, लो यह दवा खा लो, तुम्हारा सरदर्द ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं खानी कोई दवा। इतना कहकर दीपा ने गुस्से से वह दवा आनंद के मुंह पर ही दे मारी और कॉफ़ी का मग फर्श पर पटक दिया। कप टूटने की आवाज़ सुनकर और दीपा की चिल्लाहट से कॉफ़ी शॉप में बैठे सारे लोग उसी की ओर देखने लगे। सारे लोगों को अपनी ओर अजीब नज़रों से देखते हुए पाकर आनंद और दक्ष दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। तब तक वेटर ने आकर वहाँ बिखरे कप के टुकड़ों को उठा लिए थे और जगह साफ कर दिया था। आनंद ने कॉफ़ी के साथ साथ मग के भी एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट किया और चुपचाप बाहर आ गया। पब्लिक प्लेस में इस तरह सबके सामने किया गया व्यवहार उसके दिल को चोट पहुँचा गया था। घूमने का सारा मज़ा किरकिरा हो चुका था। दोनों चुपचाप थे, लेकिन दीपा को अपने व्यवहार पर कोई अफसोस नहीं था। उसकी गर्दन अभी भी अकड़ से तनी हुई थी। दीपा सड़क के किनारे बने हुए एक पत्थर की बेंच पर जाकर बैठ गई थी। उसे वहाँ बैठा हुआ देखकर दक्ष भी उसके पास जाकर बैठ गया, जबकि आनंद अपने गुस्से में चलता ही जा रहा था और काफ़ी आगे निकल गया था। दक्ष दीपा के पास कुछ पल खामोशी के साथ बैठा रहा। फिर उसने कहा, सबके सामने अपने पति के साथ इस तरह का व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता दीपा। उसकी बात सुनकर दीपा ने उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा हुआ दक्ष कि तुम बीच में कुछ न कहो, लेकिन बात तो करनी होगी। जितनी जल्दी आनंद से बात करके इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी, मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। दक्ष ने दीपा को प्यार से मनाते हुए कहा। लेकिन यह क्या? दीपा अचानक से उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इतने झन्नाटेदार थप्पड़ खाने के बाद पल भर के लिए दक्ष का सर घूम गया। पहले वह कुछ कहे, दीपा ने चीखते हुए कहा, अपनी औकात में रहो दक्ष। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।